वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो पार्टनरशिप अकाउंट्स का साझेदारी का वीडियो बनाया था, उसमें साझेदारी संलेख के बारे में मैंने बताया था कि उसमें कौन कौन सी आवश्यक बातें होनी चाहिए। अब अगर साझेदारी संलेख किसी साझेदारी व्यापार में, पार्टनरशिप बिजनेस में साझेदारी संलेख नहीं है लिखित रूप में, तो क्या होगा, कैसे उसके नियम जो है संचालित होंगे। तो इसमें आज हमारा जो हेडिंग है, थ्योरी का जो पोर्शन है, उसमें हम ये बताएंगे साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी साझेदारी संलेख अगर नहीं है तो कौन कौन से नियम लागू होंगे, कैसे लागू होंगे। तो उसमें साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के पारस्परिक संबंध व अधिकार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के निम्नलिखित नियमों के आधार पर निर्धारित होते हैं। एक तो पहला पॉइंट उसमें ये है कि व्यवसाय का जो लाभानी है, प्रॉफिट या लॉस है, वो सब साझेदारों में समान अनुपात में बांटा जाएगा अगर साझेदारी संलेख उपस्थित नहीं है तो। सेकंड पॉइंट है कि साझेदारों की पूंजी पर वैसे तो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर साझेदार की पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था है तो उसको जो संस्था को लाभ होगा उसमें लाभ में से ही पूंजी पर ब्याज दिया जा सकेगा। तीसरी बात है, किसी भी साझेदार को कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, यदि किसी साझेदार ने अपनी पूंजी के अतिरिक्त फर्म को कोई ऋण दिया है या कोई उसने अपना पैसा लगाया है तो उसके इस अतिरिक्त पैसे पर उसको 6% की दर से ब्याज मिलने का अधिकार होगा। फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन एवं प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होगा। सिक्स पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने और उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसकी कॉपी जब वो चाहे तब उसको मिल पाएगी और ये सारी पुस्तकें फर्म के प्रधान कार्यालय यानी हेड ऑफिस में रखी जाएंगी। सेवेंथ पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार का ये कर्तव्य है कि वो फर्म के कार्यों को बहुत ही ईमानदारी और परिश्रम के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर वो इन कार्यों को करे। नेक्स्ट पॉइंट है, साझेदारों के जो आपसी मतभेद हैं, जो भी आपसी विवाद हैं तथा व्यवसाय संबंधी साधारण बातें जो हैं, उनका निर्णय बहुमत से किया जाएगा, यानी मेजॉरिटी के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अगर व्यापार के स्वरूप में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है, कोई चेंज किया जाता है, तो उसके लिए सभी लोगों की सहमति, सभी पार्टनर्स की, सभी साझेदार की सहमति आवश्यक होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी नया साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से ही फर्म में प्रवेश पा सकेगा। यानी कि अगर किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो उसके लिए सभी साझेदारों की सहमति होना आवश्यक होगी। कोई भी साझेदार अगर उसको रिटायरमेंट लेना है तो उसके लिए उसको सभी साझेदारों की सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी और तभी वो रिटायरमेंट ले सकेगा। लेकिन अगर साझेदारी ऐच्छिक है अगर, तो वो जो है अन्य साझेदारों को केवल लिखित सूचना दे दे, रिटन इन्फॉर्मेशन देकर भी रिटायरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी साझेदार ने फर्म के साधारण व्यवहार में यानी जनरल बिजनेस में या फर्म को संकट से बचाने के लिए कोई भुगतान किया है या कोई दायित्व स्वीकार किया हो, मतलब किसी दायित्व का अगर भुगतान उसने किया है, तो फर्म उसका पेमेंट करने, उसका भुगतान करने या उसको कोई ऐसी कोई क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी साझेदार ने जानबूझकर फर्म को क्षति पहुंचाई हो या उसकी लापरवाही के कारण फर्म को कोई हानि उठानी पड़ी हो तो या कोई उसने तो वह साझेदार फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। यानी फर्म को अगर इससे कोई नुकसान हुआ है तो वह नुकसान को पूरा करने का दायित्व तो उस साझेदार का होगा जिसके कारण क्षति पहुंची है। नेक्स्ट है, फर्म की प्रत्येक संपत्ति
फर्म की ही संपत्ति मानी जाएगी, पार्टनर्स की निजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी और वह फर्म के कार्यों के लिए ही प्रयोग की जा सकेगी। नेक्स्ट है, यदि किसी साझेदार ने फर्म की संपत्ति व्यापारिक संबंध अथवा फर्म का नाम प्रयोग करके, यानी फर्म का नाम किसी अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने के लिए उसने अगर फर्म का नाम प्रयोग किया है, तो उसे उसका पूर्ण विवरण तथा कुल लाभ, जो भी उसने फायदा उससे गेन किया है, प्रॉफिट बेनिफिट गेन किया है, तो वो उसको पूरा लाभ फर्म को देना होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर पॉइंट है, यदि कोई साझेदार फर्म के समान अथवा उससे प्रतियोगिता करने वाला, उससे कंपटीशन करने वाला, यानी फर्म जिस तरह का बिजनेस कर रही है उसी तरह का अगर कोई पार्टनर भी बिजनेस करता है, तो उसे उस व्यापार से अर्जित संपूर्ण लाभ तथा उसका हिसाब फर्म को देना पड़ेगा। 16 पॉइंट है, यदि फर्म की बनावट में कोई परिवर्तन होता है तो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य वही रहेंगे जो इस परिवर्तन से पहले थे। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, यदि फर्म एक निश्चित अवधि यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल या किसी विशेष उपक्रम यानी किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए स्थापित की गई है पार्टनरशिप फर्म, और लेकिन वो उस अवधि या उस उपक्रम के समाप्त होने पर भी फर्म अपना बिजनेस जारी रखना चाहती है, तो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये साझेदारी संलेख जब नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होता है, तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब साझेदारों की पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज क्या होता है, क्यों निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि यह ब्याज लगाना क्यों उचित है या क्यों न्याय संगत है, क्यों लगाना चाहिए हमको। पूंजी पर ब्याज क्या है? पूंजी क्या है कि हर एक पार्टनर ने जो भी पैसा इस फर्म में लगाया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म साझेदारी व्यापार में लगाया हुआ है, वो उसकी पूंजी कहलाएगी। और उस पर ब्याज उसको क्यों मिलना चाहिए, उसके लिए पहला कारण ये है कि यदि साझेदारों की पूंजी असमान है, असमान का मतलब जैसे पहले साझेदार ने 1 लाख रुपए लगाया, दूसरे ने 2 लाख लगाए, तीसरे ने 3 लाख रुपए लगाए, लेकिन उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो रेशो है वो समान है, अगर यानी कि लाभ सबको समान मिल रहा है, पूंजी किसी ने कम लगाई है, किसी ने ज्यादा लगाई है, तो इस दशा में अगर साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा तो जो ज्यादा पूंजी लगाने वाला साझेदार है उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है पूंजी पर ब्याज लगाना चाहिए, ये पहला कारण हुआ। दूसरा है, यदि साझेदारों की पूंजी समान है, मतलब कैपिटल तो सबने इक्वल लगाई हुई है, हर एक ने 1-1 लाख रुपए लगाया या हर एक ने 2-2 लाख रुपए लगाया, लेकिन उनके लाभानी विभाजन का अनुपात अलग है, यानी कि किसी को लाभ कम मिलता है और किसी को ज्यादा मिलता है। तो इस दशा में अगर जो है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा तो लाभ में जिसको कम हिस्सा मिल रहा है, कम हिस्सा पाने वाले साझेदार को इस दिशा में हानि हो सकती है। अतः पूंजी पर ब्याज लगाकर जो है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे तो उस पर जो है उसकी कुछ क्षतिपूर्ति, कुछ कंपनसेशन उस पार्टनर को मिल सकता है। नेक्स्ट है, तीसरा कारण कौन सा है कि अगर साझेदारों की पूंजी भी समान है और लाभानी वितरण का अनुपात भी समान है, अथवा साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, यानी कैपिटल का जो उनका रेशो है उसमें प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब भी पूंजी पर ब्याज लगाया जाना चाहिए। और इसका कारण यह है कि यदि साझेदार व्यापार में अपना धन नहीं लगाता, व्यापार में अगर वो अपनी कैपिटल नहीं लगाता और कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करता, कहीं दूसरी जगह जमा करता उस पैसे को, तब भी तो उसको ब्याज मिलता। तो इसलिए जो है उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए। तो ये 3 कारण हुए जिसकी वजह से पूंजी पर ब्याज उनको पार्टनर को देना चाहिए।
अब बात आती है आहरण पर ब्याज की। आहरण क्या होता है? जब कोई पार्टनर, कोई साझेदार व्यापार में से अपने घरेलू खर्च के लिए कोई भी पैसा अगर आहरण करता है मतलब बिजनेस में से ले लेता है अपने निजी व्ययों की पूर्ति के लिए, तो उसको हम आहरण कहते हैं। तो जिस तरह से पूंजी पर ब्याज देने के लिए हमने 3 कारण बताए कि इस वजह से पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए, तो उसी तरह से अगर बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस किसी साझेदार को पैसा दे रहा है उसके घरेलू व्ययों को पूरा करने के लिए, तो उस बिजनेस को आहरण पर ब्याज लेना भी चाहिए। और आहरण पर ब्याज जो है कैसे लगाया जाता है? आहरण पर ब्याज जिस तिथि को आहरण किया गया है, यानी जिस तिथि को पार्टनर ने बिजनेस से पैसा लिया है अपने निजी व्ययों की पूर्ति के लिए, तो उस तिथि से लेकर व्यापारिक वर्ष की अंतिम तिथि तक लगाया जाता है। यानी जिस तिथि को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उस तिथि तक का ब्याज लगाया जाएगा। पूंजी और आहरण पर ब्याज की दरें जो है, जो हमारा साझेदारी संलेख होता है, पार्टनरशिप डीड, उसमें मेंशन कर दिया जाता है। यानी पूंजी पर ब्याज कितने % दिया जाएगा और आहरण पर ब्याज कितने % लिया जाएगा। यदि साझेदार विभिन्न तिथियों पर भिन्न भिन्न रकमें निकालते हैं, यानी अलग अलग डेट्स पर और अलग अलग रकमें, कभी 1000 रुपये निकाल रहे हैं, कभी 2000 निकाल रहे हैं, कभी 5000 निकाल रहे हैं, और डेट्स भी अलग अलग है, तो उनके आहरण पर ब्याज जो है कैसे लगाया जाएगा? औसत भुगतान तिथि यानी एवरेज ड्यू डेट, जिसको आप पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके होंगे। तो एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से इस मेथड से आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। या दूसरी विधि एक और है, गुणनफल की विधि, प्रोडक्ट मेथड है, उससे भी लगाया जा सकता है। तो देखें, यदि साझेदार प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को समान रकमों का आहरण करते हैं, यानी हर एक महीने जो है, या तो वो किसी महीने के शुरुआत में निकालते हैं, हर एक महीने के शुरू में अगर पैसा निकाल रहे हैं, यानी कि आहरण करने की तिथि समान है, हर महीने शुरुआत में निकाल रहे हैं अगर, और समान रकमें निकाल रहे हैं, यानी हर एक महीने 1,000 ही निकाल रहे हैं या हर एक महीने 2,000 ही निकाल रहे हैं, तो आहरण पर ब्याज निम्न तरह से निकाला जाएगा। उसमें 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को अगर किया जाता है, यानी बिजनेस में से पार्टनर हर एक माह की अंतिम तिथि को पैसा लेता है अपने निजी व्ययों की पूर्ति हेतु, तो आहरण पर ब्याज कुल राशि पर, आहरण की कुल राशि जो पूरे साल भर में उसने जितना भी आहरण किया है उस पर 5.5 यानी 5.5 महीने के बराबर ब्याज देना होगा पार्टनर को। यानी बिजनेस जो है पार्टनर से 5.5 महीने के बराबर ब्याज लेगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, यदि आहरण प्रत्येक माह की पहली तिथि को या प्रथम तिथि को, महीने के शुरुआत में पहली तिथि को ही अगर आहरण किया जाता है, तो आहरण का ब्याज आहरण की कुल राशि पर 6.5 यानी 6.5 महीने के बराबर जो है ब्याज होगा। आहरण पर ब्याज 6.5 महीने के बराबर लगाया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किए जाते हैं, यानी मिड ऑफ द मंथ, महीने के बीच में अगर आहरण किया जाता है, तो आहरण का ब्याज आहरण की कुल राशि पर 6 महीने के ब्याज के बराबर होगा, यानी 6 महीने का ब्याज जो है उस पर लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की बात हुई। क्या है इनका मीनिंग और कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया। अब इसके दो थोड़े से एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड पर इसको देख लें तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताया कि क्या चीज़ होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको एक छोटे से न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। न्यूमेरिकल को समझिए। एक फर्म में साझेदार है, वह प्रति माह यानी हर एक माह के अंत में
300 रुपये आहरण करता है। हर एक माह के अंत में 300 रुपये आहरण करता है। ये इंफॉर्मेशन हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते समय यूज होगी। फर्म में उसकी पूंजी 10,000 रुपये है, यानी उसने फर्म में 10,000 रुपये लगा रखे हुए हैं। उसने 1 जुलाई को 2,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई। इस 10,000 के अलावा उसने 2,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई। कौन से उसको लगाई है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई का मतलब इस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 6 महीने का निकलेगा, क्योंकि हमारी जो पुस्तकें हैं, बुक्स जो बनाई जाती हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं। इसके बाद इसमें कह रहा है पूंजी और आहरण पर ब्याज की दर 5% है। पूंजी पर ब्याज भी 5% निकालना है और आहरण पर ब्याज भी 5% निकालना है। फर्म की पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद हो रही हैं। पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कैसे निकालेंगे? ये जो 10,000 रुपये है, इस पर तो 5% है, इंटू 5/100। ये तो पूरा आ जाएगा। कितना आ गया हमारा? 2, 1, 2। 100 इंटू 500 रुपीज, ये तो पूरा आ गया। अब ये 10,000 रुपए की पूंजी पर ब्याज निकल आया 500 रुपए। उसने 1 जुलाई को जो 2,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई थी, अब हमें उस पर भी निकालना है। तो 2,000 रुपए की जो अतिरिक्त पूंजी लगाई थी, उस पर 5%, 5/100, 5/100। और चूंकि 1 जुलाई को लगाई थी, बुक्स एंड हो रही हैं 31 दिसंबर को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ हुए। तो इसका जो है हमारा इंटरेस्ट निकलेगा फॉर 6 मंथ्स, 6/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 10 जा 20, 10 5 जा 50। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। चाहे तो इसको हम आगे नेक्स्ट भी प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर 500 रुपीज ये हो गया, प्लस 50 रुपीज ये हो गया। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया 550 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से निकाला जाएगा। जितने भी मंथ्स के लिए कैपिटल बिजनेस में एंगेज रही है, उतने मंथ्स का निकालते हैं। अगर पूरे साल कैपिटल बिजनेस में एंगेज है तो 1 ईयर का निकालेंगे सीधा, परसेंटेज अपॉन 100 करके। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ये यहां तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। हर एक महीने 300 रुपए निकाल रहा है, महीने के अंत में, प्रति माह अंत में, यानी हर एक महीने की लास्ट डेट को 300 रुपए निकाल रहा है। तो पूरे साल में कितना निकाला होगा? तो टोटल ड्राइंग्स सबसे पहले कैलकुलेट हम कर लेंगे। टोटल ड्राइंग्स हो गई हमारी 300 इंटू 12, यानी पूरे साल की जो है हमारी हो गई 3600 रुपीज। ये फॉर 1 ईयर, पूरे साल भर में हमारी ये ड्राइंग्स 3600 रुपए हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए रूल मैंने बताया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए अगर हर एक महीने के अंत में ड्राइंग किया जाता है, हर एक माह के अंत में बिजनेस से पैसा निकाला जाता है आहरण के रूप में, तो हम आहरण पर ब्याज 5.5 यानी 5.5 महीने के बराबर ब्याज निकालते हैं। तो
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब हम कैलकुलेट करते हैं। ₹3600 ₹3600 परसेंटेज लिख लेंगे 5/100 क्योंकि 5% पूंजी पर भी ब्याज था और आरआर पर ब्याज भी 5% है, 5%। अब मैंने बताया था कि 5.5 महीने के बराबर ब्याज निकालते हैं, तो 5.5 को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5.5 भी लिख सकते हैं, या 5/1/2 अगर कर लेंगे तो 5 2 10 1 11/2 इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 11/2 और ये जो है 1 महीने का ब्याज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/12 कर लेंगे इसको। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ठीक कर लेते हैं, काट लेते हैं। ये हो गया 12 1 12, 12 3 और अब ये बचा 5 3 15 और 15 और 11 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा 11 5 55, 5 11 1 11 और 5 165 अपॉन 165 इसको 2 से कर लेंगे, 16 5 2 2 4 पॉइंट, ये 1 आ गया, पॉइंट लगा 0 2 5 10, यानी जो हमारा इंटरेस्ट आया वो 82 रुपीज, ये आ गया 165/2 और जो इंटरेस्ट आया हमारा 82.5 यानी 82.50 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया हमारा। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया और एक आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ये आया, इसको मैंने बॉक्स में कर दिया है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाया। और अब हम लोग बात करते हैं ख्याति या गुडविल के बारे में कि ख्याति क्या होती है, कैसे इसका मूल्यांकन किया जाता है, क्या मूल्यांकन करने की विधियां हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। ख्याति का अर्थ क्या होता है, गुडविल किसे कहते हैं? तो गुडविल क्या है? साधारण रूप में किसी व्यापारिक संस्था की लाभ कमाने की क्षमता को ही हम गुडविल कहते हैं। और लाभ कमाने की क्षमता भी कौन सी? अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उसको हम जो है ख्याति की स्थिति नहीं कहेंगे, और अगर नॉर्मल से उसको कुछ अधिलाभ हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम ख्याति की स्थिति कह सकते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब ये है कि उसको कम से कम व्यापारी को इतना तो मिल ही सके कि उसका जो व्यापार में उसने पूंजी लगाई है या जोखिम उठाया है, जो भी संचालन के खर्चे हैं, प्रबंध के खर्चे हैं, तो इतना इसको पूरा करने के लिए तो प्रॉफिट उसको मिलना ही चाहिए। तो इसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और ऐसी जो फर्म होती है उसको हम एवरेज फर्म या मार्जिनल फर्म कहते हैं, यानी सीमांत फर्म कहते हैं। और इसका जो लाभ होता है उसको हम मार्जिनल प्रॉफिट या सीमांत लाभ कहते हैं। और अगर जो है इससे ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, इससे अगर कोई अधिक लाभ हो रहा है, उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और सुपर प्रॉफिट उसको क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यापार में कुछ अतिरिक्त लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता आ गई है, यानी मार्केट में उसकी प्रसिद्धि हो गई है, लोग उसके व्यापार को अच्छा मानने लगे हैं, उस व्यापारी के व्यापार करने का जो तरीका है, जो बातचीत करने का ढंग है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो इस वजह से उसको अधिलाभ या एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। और यही सारी चीजें मिलके जो है ख्याति कहलाती हैं। जैसे जैसे किसी फर्म की ख्याति बढ़ती है
बिजनेस पुराना होता जाता है तो उसका जो अधिलाभ है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो बेनिफिट प्रॉफिट है, वो भी उसका बढ़ता जाता है। अब ख्याति की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ख्याति व्यापार का वह लाभ है जो व्यापार की नेकनामी यानी अच्छे नाम की वजह से, प्रसिद्धि और अच्छे व्यापारिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है, तथा ये वह आकर्षण है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। यानी ग्राहक जो है व्यापार के पास जो है क्यों आते हैं, व्यापारी के पास क्यों आते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार उनको पसंद है, उस व्यापार की प्रसिद्धि बाजार में बहुत अधिक है और उससे जो है उनके व्यापारिक संबंध भी अच्छे हैं। ये एक ऐसी वस्तु है जो कि पुराने स्थापित व्यापार को नए व्यापार से अलग करती है। अब ख्याति का जो मूल्यांकन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन कब करते हैं। ख्याति का मूल्यांकन 5 अवसरों पर करते हैं। जब फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश हो, या सेकंड पॉइंट, जब किसी फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे तब गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी होता है, अथवा अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी वैल्यूएशन करना जरूरी होता है गुडविल का। थर्ड पॉइंट है जब साझेदारों के लाभ हानि वितरण का जो अनुपात है उसमें अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, यानी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है अगर व्यापार को बेचा जाए, व्यापार को अगर बेचा जा रहा है या उसको कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, तब की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मस्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है जब फर्म की लाभ ज्ञात करने की जो पद्धति है, लाभ ज्ञात करने की जो मेथड है, उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तब भी इसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। अब ख्याति क्या है कि व्यापार का लाभ उत्पन्न करने की क्षमता पर चूंकि यह निर्भर करता है, तो लाभ के घटने बढ़ने के साथ ही ख्याति का मूल्य भी कम या ज्यादा होता है। और ख्याति व्यापार के लिए एक ऐसी संपत्ति है जो अन्य संपत्तियों की भांति लाभ कमाने में सहायक होती है। यानी बिजनेस की जो प्रसिद्धि है मार्केट में, उसी की वजह से हमको जो है लाभ मिल पा रहा है, अतिरिक्त लाभ मिल पा रहा है। लेकिन ये कैसी है, एक अदृश्य, ये वास्तव में दिखाई देने वाली संपत्ति नहीं है। इसको आप जैसे कि फर्नीचर है, प्लांट है, मशीन है, इनको तो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ख्याति क्या है, प्रसिद्धि है, एक अमूर्त संपत्ति है, उसको देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम इंटेंजिबल या अमूर्त संपत्ति भी कहते हैं। और ख्याति का व्यापार से अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। यानी व्यापार अगर जो है खत्म हो जाएगा तो ख्याति तो स्वतः ही खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। व्यापार रहेगा तो ख्याति भी रहेगी। इसलिए इसका जो क्रय विक्रय है, गुडविल का जो सेल या परचेज है, वो व्यापार के साथ ही किया जाता है। यानी बिजनेस अगर बेचा जा रहा है तो गुडविल भी बेची जा रही है, और अगर कोई व्यक्ति बिजनेस को परचेज कर रहा है तो वो गुडविल को भी परचेज करेगा, उसे गुडविल का भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो ये जो है ख्याति के मूल्यांकन के आवश्यकता कब कब महसूस होती है उसके बारे में बातचीत हुई, और ख्याति का अर्थ भी अब हमने समझा है। अब जो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं और आगे का जो पोर्शन है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, और उसके रिलेटेड छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा, जिससे आपको पता चले कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो अब आप जो है मेरे लास्ट वीडियोस को भी, लास्ट जो पार्टनरशिप का मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं स्टार्टिंग बताई है, उसको भी आप ध्यान से देख लें, बार बार रिपीट करके देख लें, जिससे आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग समझ में रहेगी। तो अब मैं इसके आगे जो फुल न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा वो आपको जो है अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और साथ में आपसे फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें,
जिससे कि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके और वो भी मेरे आगे के न्यूमेरिकल्स जो मैं करवाऊँगा उनसे जुड़ सकें। थैंक यू।